नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका पूरा पाषाण कालीन इतिहास के चरणबद्ध या श्रृंखला में स्वागत है। और ये श्रृंखला दक्षिण भारत के पुरातात्विक स्थल और आश्रय या शेल्टर के बेस पर आधारित है। तो आइए आज हम देखते हैं कि उत्तर भारत के तुलना में दक्षिण भारत में किस तरह से पूरा पाषाण कालीन मानव के आश्रय का विकास हुआ और उसमें क्या क्या विशेषताएं या चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसे हम देश या क्षेत्र के आधार पर देखे थे और उस क्षेत्र में तो यहाँ राज्य के आधार पे है। लगभग हम लोग उत्तर पश्चिम से बढ़ते हुए अब दक्षिण की दिशा में चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में आप देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे हम कुछ महत्वपूर्ण जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है और उनका जो स्वरूप है, स्वरूप कहने का मतलब कहाँ पे किस तरह से स्थिति है, कैसे शेल्टर बसा और कौन से पूरा स्थल है और क्या क्या चीज़ मिला, ये सारी प्रकृति के बारे में अगर नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। और आइए हम इसमें अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में क्या स्थिति है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्नाटक दक्षिण भारत में बड़े जिले कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। तो कर्नाटक में जो है प्रथम पूरा पाषाण कालीन मानव का जो आश्रय या बसावट है वो घाट प्रभा नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिलता है, जो हमारे पुरातत्वविदों ने खोज निकाला। फिर पश्चिमी घाट जो है, आप पश्चिमी घाट अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझ लें, ये जो पश्चिमी हिस्सा है जो ये महाराष्ट्र से चल रहा है, तो ये कर्नाटक जो यहाँ पे है बसा हुआ, ये पश्चिमी घाट वाला इस वाला हिस्सा में मानव बसावट देखने को लिए मिलता है। किस दौर का? पूरा पाषाण काल का। ये पूरा क्लास पूरा पाषाण पैलियोलिथिक का चल रहा है और पैलियोलिथिक में तीनों चरण का चल रहा है, तो इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा। ये पूरा पाषाण पैलियोलिथिक का क्लास में पैलियोलिथिक पर बात हो रहा है। तो ये पश्चिमी तट पर जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ दिखता है आश्रय या बसावट मानव का। फिर मैसूर क्षेत्र जो यहाँ पे है वो मैसूर क्षेत्र में इसका दिखता है। फिर कृष्णा घाटी क्षेत्र में दिखता है, जो कृष्णा घाटी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो इस घाटी क्षेत्र में दिखता है। इस खोज का श्रेय जो है के पांड्या एवं उनके अन्य सहयोगियों ने इस क्षेत्र में काफ़ी खोज किए। और ऐसे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट और विलियम किंग तो थे ही, लेकिन हमारे भारत में खास करके कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में के पांड्या का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो एक पुरातत्वविद और इतिहासकार रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण आपको साइट बागलकोट और हुग्सी, ये दो को आपको तो याद रहना ही चाहिए, और किब्बनहल्ली अगर रखे तो तीसरा। बाकी अन्य जो है अनगबाड़ी, सोरापुर दोआब और बीजापुर जिला से बीजापुर साइट भी है पूरा स्थल का। तो ये पूरा स्थल जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बागलकोट, हुग्सी और किब्बनहल्ली ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर तीनों से संबंध रखता है। और यहाँ से जो पूरा अवशेष मिले हैं, जो खोज में प्राप्त हुआ है सामान, वो हस्त कुठार तो है ही, स्क्रैपर, क्लीपर, चॉपर, ये सारे चीज़ हैं जो पूरा पाषाण काल में अन्य जगहों से मिल रहे थे, वो कॉमन चीज़ थे और यही इसकी विशेषता थी। और लेकिन इसकी नज़दीकियाँ कहाँ से है? तो इसकी नज़दीकियाँ मद्रास संस्कृति से है। हस्त कुठार और ये सारे जो सामान मिल रहे हैं जिसकी नज़दीकियाँ यानी क्वालिटी और गुणवत्ता में और डिजाइन में, साइज में नज़दीकियाँ जो है मद्रास संस्कृति से इसकी मिलती है। तो आप समझ गए कि कर्नाटक में ये सारे क्षेत्रों में मानव आश्रय का बसावट आपको पूरा पाषाण काल में दिखता है, जिसमें पूरा जो स्थल है महत्वपूर्ण जो साइट है, जिसमें बागलकोट, हुग्सी और किब्बनहल्ली महत्वपूर्ण है। उसके बाद अनगबाड़ी, सोरापुरा, ये सब भी याद रखें। और यहाँ ये सारे पाषाण उपकरण मिले। फिर आप तमिलनाडु, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, आप रखिए, अक्सर मिलता है। तमिलनाडु में मद्रास, आज जो चेन्नई है उसको पुराना नाम मद्रास है। तो मद्रास जो शहर है या उसके आसपास जो विकसित जो क्षेत्र हुए, उसके आसपास जो प्रारंभिक एरिया थे, वहाँ से जो पूरा पाषाण काल के जो सामान मिले उत्खनन से, उस सामान के आधार पे वहाँ के एरिया को मद्रास संस्कृति कहा जाता है। जैसे सोहन की संस्कृति आपने पढ़ा था ना, तो मद्रास की संस्कृति को हैंडेक्स कल्चर कहते हैं। हैंड एक्स कल्चर, कुठार, हस्त कुठार संस्कृति
कमेंट में आप बताइएगा कि सोहन घाटी के कल्चर को कौन सा कल्चर कहते हैं। क्योंकि पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हैं कि सोहन घाटी की संस्कृति को और कौन से नाम से जाना जाता है, कौन से संस्कृति के नाम से जाना जाता है, वो कमेंट में लिखिएगा आप। तो ठीक है, इसे हैंडेक्स कल्चर इसलिए कहते हैं कि ये पल्लवरम पल्लव वंश का नाम आपने सुना होगा। पल्लव वंश के नाम पे पल्लव नामक विलेज से जो आज का पल्लवरम है, उसी जगह से रॉबर्ट ब्रूस फुट इनको 1963 ईस्वी में हैंडेक्स मिल गया। हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी मिल गया इसकी ऊपरी सतह से। ये कुल्हाड़ी बहुत पुराना है, इसकी तुलना सोहन से की जाती है। सोहन से, सोहन घाटी क्षेत्र में जो हस्त कुठार मिला उससे की जाती है, और ये प्रथम खोजा गया जगह है रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा, और कहें तो प्राचीन काल का ये प्रथम पल्लवरम खोजा गया जगह है। तो इसलिए इस आधार पर इसे मद्रास संस्कृति कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अतिरम पक्कम, इसी क्रम में रॉबर्ट ब्रूस फुट का एक मित्र थे विलियम किंग। जब वो आगे बढ़ करके कुछ खुदाई कर रहे थे और वो सब काम कर रहे थे आर्कियोलॉजी विभाग में, तो उनको अतिरम पक्कम से बहुत सारे पाषाण उपकरण मिल गए, जिसमें हैंडेक्स भी थे, छेनी भी थे, कुल्हाड़ी भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थल फिर एक हो गया। तो अतिरम पक्कम इसका जो तुलना है सोहन घाटी से या मद्रास पल्लवरम में, ये प्रथम खोजा गया स्थल है। ये मैं पिछले क्लास में भी बताया हूँ, जो पढ़ा चुका हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों साइट सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद बदमदुरै कुलतयार नदी घाटी क्षेत्र में है, या बदमदुरै कहते हैं उसको। यहाँ से भी महत्वपूर्ण जो है हस्तकुठार और पाषाण उपकरण मिले हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि स्टेप फ्लैकिंग उद्योग यहाँ से मिला है। स्टेप फ्लैकिंग उद्योग, स्टेप फ्लैकिंग का मतलब ये हुआ कि एक पत्थर पर चोट मार करके उसके फ्लैक निकालना, उसके सल्क निकालना। तो इस तरह का जो उद्योग है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके देख सकते हैं। फ्लैक कोर जो हो रहा था, एक बड़े पत्थर पर चोट मार के फ्लैक निकालना, कोर निकालना, तो इस तरह का टेक्नोलॉजी का उपयोग ये बदमदुरै वाले पूरा पाषाणकालीन मानव कर रहे थे। तो इसकी भी तुलना की जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण साइट। उसके बाद ये जो हस्तकुठार है, इसकी तुलना जो है वो फ्रांस के, जिस तरह से एसलुअन जो है, एसुलियन हस्तकुठार फ्रांस का जो था, वहाँ से इसकी तुलना की जाती है कि यहाँ के मानव और फ्रांस के पूरा पाषाणकालीन मानव में क्या समानता है। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है। ओके, फिर आंध्र प्रदेश में अब हम आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन क्षेत्र में मानव बसावट? तो रेणु गुंटूर क्षेत्र। आज के रेणु गुंटूर जो क्षेत्र है वो एक खनिज प्रधान क्षेत्र भी है। तो रेणु गुंटूर क्षेत्र में मानव बसावट पाया गया। फिर रल्लाक रावा नदी घाटी है, वहाँ एक छोटी सी भी नदी है, वो रल्लाक रावा नदी घाटी में भी मानव बसावट पाया गया। फिर गिद्दलूर और नेल्लौर की जो एरिया है, पहाड़ी एरिया है, घाटी और सतह है, उस क्षेत्र में भी पूरा पाषाणकालीन मानव बसावट पाया गया। तो जब आंध्र प्रदेश में जब आप आते हैं तो यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो ये एक याद रखिएगा, रेणुगुंटा, बेमुला और कुर्नूल गुफा। अब बेलम चिल्ला भी महत्वपूर्ण है। बेलम चिल्ला इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं, यानी पशु जीवाश्म जो मिला उससे हड्डियों से अपने सुविधा के लिए, अपने काम के लिए उसने औजार बनाया। जो भी उनका उस समय काम था पूरा पाषाणकालीन मानव का, तो ये बेटम चिल्ला हड्डी के औजार के लिए प्रसिद्ध है। और बाकी हस्तकुठार और अन्य पाषाण उपकरण तो मिले ही हैं। तो इससे आपको सारी बातें समझ में अब आ गई होगी। एक सीरीज में ये चला पूरा स्थल काल का, और इस सीरीज में आपको उत्तर भारत ही नहीं कहिए, भारतीय उपमहाद्वीप के सारे लगभग हिस्से को मैंने कवर करने का कोशिश किया है संक्षिप्त रूप में। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पीटी और मेन सब के ख्याल से है। पीटी
के ध्यान से तो ये तथ्य है ही। मेंस पर हम इसमें बाद में बात करेंगे, जब इसमें हम कुछ इसके सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू पर बात करेंगे, तो उसी समय इसमें हम कंसाइज करके आपको बताएंगे कि इसका, इन तथ्यों का या इन क्लास का किस तरह से मेंस में प्रयोग किया जाएगा और या करने का टेक्निक क्या होगा, तो उस पर बात करेंगे। तो इस तरह से पूरा पाषाणकालीन जो दौर है और उसके उपचरण हैं, उपविभाजन हुए हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल का ये उपविभाजन को देखते हुए और उसको समझते हुए ये हिस्से ख़त्म होते हैं। और अब हम अगले हिस्से में प्रवेश करेंगे मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक जब ख़त्म हो जाएगी उसके चैप्टर, तो फिर हम नियोलिथिक में प्रवेश करेंगे। इस तरह से हम पढ़ाई में अपना आगे बढ़ेंगे इतिहास में। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इससे भरपूर लाभ उठाइए। आपके काम की चीज़ है तो लाभ उठाइए, अपने के साथ साथ दूसरों को भी इससे लाभ उठाने के लिए प्रेरित करिए, उनको भेजिए, उन तक पहुँचाइए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर जो कर लिए हैं तो वो ज़रूर कर लिए होंगे और देख रहे होंगे। अगर जो नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होगा और मेरा उत्साह भी बढ़ेगा। और इसे लाइक शेयर कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे तो मुझे आप कुछ अपनी कमजोरियों के बारे में और कुछ आपकी मुश्किलों के बारे में पता चलेगा। और इसी तरह से मैं क्लास को आपको आगे बढ़ाते हुए सारा सिलेबस को कोशिश करूँगा कि उसे मैं पूरा करूँ। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए, इसे शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको खूब सारा धन्यवाद। थैंक यू। और हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपसे फिर मुलाकात होगी और अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे मेसोलिथिक पे। तो इसी के साथ गुड नाइट। अभी रात के लगभग 12:15 बज रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुक्रिया, थैंक यू।